हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जो भी जब ये लेक्चर देख रहा है उसके हिसाब से सीएमए पुष्पकांत के कॉन्सेप्ट कैप्सूल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग अपने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के सेकंड चैप्टर का रिवीजन स्टार्ट करने वाले हैं। वो है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट को मैंने दो पार्ट में क्लासीफाई किया हुआ है। पहले पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड स्टाफिंग के बारे में, मीनिंग, डेफिनेशन एंड इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड स्टाफिंग। एंड सेकंड पार्ट में हम लोग डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग को हम लोग कंप्लीट करेंगे। अच्छा, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, मेरे YouTube चैनल पे पूरे रिवीजन लेक्चर के सीरीज आ रहे हैं, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी रिवीजन लेक्चर आपसे मिस ना हो और आप अपने बोर्ड एग्जाम को अच्छे से क्रैक कर सकें। और साथ ही जो मैं लेक्चर के नोट्स देता हूँ वो नोट्स आप लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, तो आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहला क्वेश्चन जो हम लोग देखेंगे वो है मीनिंग, डेफिनेशन एंड इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। तो सबसे पहले मीनिंग देख रहे हैं हम लोग प्लानिंग का। क्या बोलता है? प्लानिंग इज द फर्स्ट एंड मोस्ट बेसिक फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट। ये हमको ही पता है, ये पहला स्टेप है और मोस्ट बेसिक फंक्शन है मैनेजमेंट का। सेकंड बोलता है इट इन्वॉल्व डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू इट, व्हेन टू डू इट एंड हाउ विल डू इट। मतलब कि आप क्या काम करेंगे, कैसे करेंगे, कब करेंगे, वो सब इस स्टेज के अंदर डिसाइड हो जाता है। तीसरा पॉइंट हमको बोलता है कि इट इज़ एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस। ये याद रखना बच्चों, ये एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है ऑफ लॉजिकल थिंकिंग। लॉजिकल थिंकिंग का एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है एंड रैशनल डिसीजन मेकिंग भी यहाँ पे आता है। तो जब भी हम लोग मीनिंग लिखेंगे, जैसे कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ही बताया हुआ था, मैं आप लोगों को पॉइंट्स में दे रहा हूँ, तो आप पॉइंट्स में भी लिख सकते हो, अच्छा खासा मार्क्स मिलेगा। साथ ही आप अगर आप इसको पैराग्राफ में भी कन्वर्ट करके लिखोगे और भी अच्छा मार्क्स मिलेगा। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट हो गया हमारा ये इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है। थर्ड पॉइंट में हो गया ये इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है। फोर्थ क्या बोलता है? प्लानिंग फोकस ऑन द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव एंड डिजाइनिंग फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। तो प्लानिंग किसके ऊपर फोकस करता है? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के ऊपर। आपके ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है उसको सेट करने के लिए और फ्यूचर क्या एक्शन होगा हमारा वो बनाने के लिए हमको प्लानिंग हेल्प करता है। पांचवा पॉइंट बोलता है इन शॉर्ट प्लानिंग इज द डिटेल प्रोग्राम ऑफ फ्यूचर एक्शन। प्लानिंग क्या है? एक डिटेल प्रोग्राम है। क्या बच्चों? डिटेल प्रोग्राम ऑफ द फ्यूचर एक्शन। ठीक है, चलो डेफिनेशन पे आते फटाफट। बहुत सारे डेफिनेशन आपने टेक्स्ट बुक में पढ़े होंगे, मैंने एकदम इजीएस्ट डेफिनेशन लिया हुआ है क्योंकि आपको एक ही डेफिनेशन लिखना है एग्जाम में, 4-4, 5-5 डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है। तो जेम्स स्टोनर का मैंने डेफिनेशन लिया हुआ है। जेम्स स्टोनर क्या बोलते हैं? प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ द एस्टैब्लिशिंग गोल्स एंड सुटेबल कोर्स ऑफ एक्शन फॉर अचीविंग दीज गोल्स। तो प्लानिंग क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें स्टैब्लिश किया जाता है कि कैसे गोल बनाया जाए, गोल को अचीव करने के लिए। तो उस गोल को कैसे अचीव किया जाता है, उसके कोर्स ऑफ एक्शन को हम लोग प्लानिंग बोलते हैं। तो कोई एक गोल सेट करो, उसको अचीव करने का जो कोर्स ऑफ एक्शन है उसको ही प्लानिंग बोला जाता है जेम्स स्टोनर के हिसाब से। अब इंपॉर्टेंस दिए हुए, सबसे पहला इंपॉर्टेंट जो प्लानिंग का दिया हुआ है, पहला हेल्प्स टू सेट क्लियर ऑब्जेक्टिव। प्लानिंग जो है वो आपको क्लियर ऑब्जेक्टिव सेट करने के लिए हेल्प करता है। तो पहला पॉइंट भी देख लो आप इसके अंदर कैसे दिया हुआ है, प्लानिंग सेट ऑर्गेनाइजेशनल गोल, टारगेट्स, स्ट्रैटेजीज इन एडवांस। तो प्लानिंग क्या करता है? गोल्स, टारगेट, स्ट्रैटेजीज को एडवांस में सेट करने के लिए हेल्प करता है और आप उस गोल के हिसाब से आगे जाके काम करते हो और आपका टारगेट फटाफट अचीव होता है। सेकंड, मैनेजर एनालाइज द प्रेजेंट कंडीशन एंड द डिसाइड द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। प्लानिंग के बेस पे ही आपके जो मैनेजर्स होते हैं प्रेजेंट कंडीशन अपनी कंपनी का पता करते हैं और उसके बेस पे फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन को डिसाइड करते हैं कि आगे हमको कैसे स्टेप्स लेने हैं हमारे कंपनी को प्रॉफिटेबल बनाने के लिए। थर्ड बोलता है दिस क्लैरिटी इंश्योर द एम्प्लॉई नो व्हाट इज द एक्सपेक्टेड एंड हाउ इट्स अचीव इट। तो इससे क्या पता चलता है कि एम्प्लॉय को कि क्या एक्सपेक्टेड है, उनसे क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है और उसको किस तरीके से अचीव करना। तो प्लानिंग हेल्प करता है सबसे पहले सेट करने के लिए क्लियर ऑब्जेक्टिव। सेकंड पॉइंट क्या बोलता है? सेकंड पॉइंट बोलता है प्रोवाइड पाथ ऑफ एक्शन। तो प्लानिंग आपको एक पाथ ऑफ एक्शन प्रोवाइड करता है। प्लानिंग एक्ट एज अ रोड मैप, पहला पॉइंट में लिखा हुआ है। प्लानिंग एक रोड मैप की तरह काम करता है। मैप देखा ना आपने कि ये स्टेप पहले हम लोग कहीं पे जाना है, जैसे कि मेरे को यहाँ से जाना है दिल्ली, तो दिल्ली जाने के लिए मेरे को ट्रेन पकड़ना पड़ेगा, ट्रेन पकड़ के दिल्ली के किसी स्टेशन पे उतरना पड़ेगा जहाँ पे जाना है। तो एक मैप है ना, तो प्लानिंग भी वैसे एक रोड मैप होता है कि आप अपने टारगेट को कैसे अचीव करोगे, उसका रोड मैप है। सेकेंड बोलता है इट गाइड्स द एम्प्लॉय टू व्हाट टू डू, हाउ टू डू इट एंड व्हेन टू डू इट। कैसे करना है, कब करना है और किस प्रकार से करना है, तो वो हम लोगों को प्लानिंग बताता है। थर्ड बोलता है इंश्योर सिस्टमैटिक वर्किंग एंड द रिड्यूस कन्फ्यूजन्स। और ये जो प्लानिंग जो है ये हमको सिस्टमैटिक वर्किंग करने के लिए, रिड्यूस कन्फ्यूजन्स को रिड्यूस करने के लिए हेल्प करता है। नेक्स्ट देखते हैं इम्प्रूव थर्ड पॉइंट है इम्प्रूव परफॉर्मेंस।
थर्ड पॉइंट बोलता है कि जो प्लानिंग है वो परफॉर्मेंस को भी इंप्रूव करने के लिए हेल्प करता है। तो आप इसके अंदर एक्सप्लेनेशन देख सकते हो, एकदम ईजीएस्ट वे में मैंने दिया हुआ है। एम्प्लॉय रिसीव क्लियर इंस्ट्रक्शन एंड द टाइमलाइन थ्रू द प्लानिंग। प्लानिंग के थ्रू उनको क्या मिलता है? क्लियर इंस्ट्रक्शन मिलता है और एक प्रॉपर टाइमलाइन मिल जाता है कि भाई किस तरीके से काम करना है और कितने समय में वो काम कंप्लीट करना है। तो प्लानिंग बता देता है ये। दिस इंप्रूव द एफिशिएंसी, रिड्यूस द वेस्टेजेस एंड इनहैंस प्रोडक्टिविटी। इससे क्या होगा? परफॉर्मेंस तो बढ़ेगा आपका, लेकिन इसके प्लानिंग की वजह से आपको क्या हो जाएगा? एक तो आपका इंप्रूव होगा एफिशिएंसी, वेस्टेज कम होगा क्योंकि आपने पहले से प्लान करके रखा है कि मेरे को इतने क्वांटिटी ही प्रोड्यूस करना है, तो वेस्टेज कम होगा। और तीसरा बोलता है इनहांस प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी भी इनहांस करने में हेल्प करता है। और उसी के अंदर बोलता है कि बेटर परफॉर्मेंस लीड्स टू हाई प्रॉफिटेबिलिटी। जब बेटर परफॉर्मेंस होगा कंपनी का तो प्रॉफिटेबिलिटी भी क्या होने वाला है बच्चों? हाई हो जाएगा। ये थर्ड पॉइंट था। फोर्थ बोलता है मिनिमाइज रिस्क। सीधी सी बात है, प्लानिंग अच्छे से करोगे तो रिस्क भी क्या हो जाएगा? मिनिमाइज। तो इसके अंदर पॉइंट देख लो, एकदम इजी तरीके से दिया हुआ है। प्लानिंग इज बेस्ड ऑन द फोरकास्टिंग फ्यूचर इवेंट्स। फ्यूचर इवेंट्स को फोरकास्ट करने के लिए प्लानिंग किया जाता है। एंटिसिपेट पॉसिबल चेंजेस एंड अनसर्टेनिटीज इन एडवांस। कोई एंटिसिपेट पॉसिबल चेंजेस है, कुछ चेंजेस करना है या फिर अनसर्टेनिटीज कुछ फ्यूचर में आ सकती है, तो वो पहले से एडवांस में हम लोग उसके लिए तैयार होकर बैठते हैं। तो इसके लिए कौन हेल्प करता है? प्लानिंग हेल्प करता है। प्रिवेंट, यहाँ पे पढ़ रहा हूँ मैं, गायब मत हो जाया करो। क्या बोलता है? प्रिवेंट, मेजर, मिनिमाइज रिस्क एंड प्रिपेयर द ऑर्गेनाइजेशन फॉर द चैलेंजेस। ये ऑर्गेनाइजेशन को चैलेंजेस के समय में डट के खड़े रहने के लिए मदद करता है प्लानिंग। नेक्स्ट बोलता है लीड्स टू ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ये सब के अंदर आप लोगों ने पॉइंट पढ़ा था, जितने भी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट हम लोग पढ़ेंगे सबके अंदर ये आएगा, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो प्रॉपर प्लानिंग होगा आप लोगों का, प्रॉपर प्लानिंग होगा तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होने वाला है, वेस्टेजेस कम होने वाला है। तो पहला देखो, प्रॉपर एलोकेशन ऑफ मैन, मनी, मशीनरी, मटेरियल, इसको आप लोग क्या करोगे? प्रॉपर एलोकेट कर पाओगे प्लानिंग की वजह से। अवॉइड वेस्टेजेस, वेस्टेजेस को आप अवॉइड कर पाओगे। रिड्यूस इन द बेटर आउटपुट एंड द कॉस्ट सेविंग, रिजल्ट्स इन बेटर आउटपुट एंड कॉस्ट सेविंग। तो कॉस्ट सेविंग के लिए ये क्या करेगा? आपको हेल्प करेगा और अच्छे रिजल्ट देगा। छठवें पॉइंट पे आ जाते हैं, हेल्प इन डिसीजन मेकिंग। तो प्लानिंग क्या करता है? आपको डिसीजन लेने के लिए हेल्प करता है। देखो क्या बोल रहा है यहाँ पे, प्रोवाइड अल्टरनेटिव्स फॉर द मैनेजर टू इवैल्यूएट। मैनेजर्स को बहुत सारे ऑप्शंस देता है कि भाई एक ही ऑप्शन के ऊपर मत सोचो, ये आपके पास A, B, C, D 4 ऑप्शन है, इसमें से जो ऑप्शन अच्छा लग रहा है उसके ऊपर आप आगे काम कर सकते हो। तो आपको अल्टरनेट्स प्रोवाइड करता है। हेल्प सेलेक्ट द बेस्ट ऑप्शन बाय द कंसीडरिंग प्रोस एंड कॉन्स, एडवांटेज डिसएडवांटेज। तो हर एक चीज की एडवांटेज डिसएडवांटेज जानने के लिए हमको हेल्प करता है और उसके बेस पे हम लोग क्या करते हैं? डिसीजन लेते हैं। क्लियर है? लीड्स टू रैशनल एंड इफेक्टिव डिसीजन। रैशनल डिसीजन लेने के लिए प्लानिंग हमको हेल्प करता है। रैशनल मतलब सोच विचार के, ठीक है, भावनाओं में बह के नहीं तो कुछ लोग भावनाओं में बह के कुछ भी काम कर देते हैं, ठीक है। तो प्लानिंग अपने को क्या करेगा? हेल्प करेगा कि कैसे हम लोग सोच विचार के अपने टारगेट को अचीव करें। आगे आते नेक्स्ट पॉइंट है, सेट स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। जो प्लानिंग है वो एक स्टैंडर्ड सेट करता है कंट्रोल करने के लिए। तो प्लानिंग प्रोवाइड अ बेंचमार्क। प्लानिंग बेंचमार्क देता है कि क्या काम किस तरीके से होना चाहिए फॉर मेजरिंग परफॉर्मेंस, ठीक है। मैनेजर कैन आइडेंटिफाई डेविएशंस एंड टेक करेक्टिव एक्शंस। प्लानिंग की वजह से मैनेजर क्या करेंगे? डेविएशन, अगर जो आप लोगों ने स्टैंडर्ड रखा हुआ था उसके बदले में जो एक्चुअल परफॉर्मेंस हो रहा है उसके बीच में कुछ डेविएशन है, फर्क है, डेविएशन मतलब फर्क है, तो क्या होगा? उसके अगेंस्ट में करेक्टिव एक्शन लेने के लिए मैनेजर्स को यहाँ पे आइडिया आएगा इन द सेंस मतलब एनालाइज कर सकते हैं हम लोग। फिर उसके बाद नेक्स्ट बोलता है इंश्योर द डिसिप्लिन एंड द इफेक्टिव कंट्रोल इन द ऑर्गेनाइजेशन। अब ये जो प्लानिंग है आपको डिसिप्लिन के लिए भी हेल्प करता है, इंश्योर करवाता है डिसिप्लिन एंड इफेक्टिव कंट्रोल इन द ऑर्गेनाइजेशन के लिए। आठवां पॉइंट बोलता है फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशन एंड द एक्टिविटीज। क्या बोलता है? कि लिंक ऑल डिपार्टमेंट एंड एक्टिविटीज अंडर वन फ्रेमवर्क। जो प्लानिंग है सब डिपार्टमेंट को लिंक करवाता है। रिड्यूस ओवरलैपिंग एंड डुप्लीकेशन ऑफ वर्क। सेम काम 2-3 डिपार्टमेंट वाले करेंगे तो तीनों डिपार्टमेंट का कुछ काम नहीं होने वाला, ठीक है। तो इसलिए क्या करता है? प्लानिंग ओवरलैपिंग ऑफ वर्क को हटा देता है और प्रमोट्स हार्मोनी एंड द स्मूथ फंक्शनिंग। प्लानिंग क्या करता है? स्मूथ फंक्शनिंग को प्रमोट करता है, ठीक है। हार्मनी मतलब अच्छे तरीके से। नौवां पॉइंट बोलता है सपोर्ट अदर मैनेजमेंट फंक्शंस। तो प्लानिंग जो है, जो अदर मैनेजमेंट फंक्शंस है जैसे ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, उसको हेल्प करता है। विदाउट प्लान दीज फंक्शंस कैन नॉट बी परफॉर्म इफेक्टिवली। अगर आप प्लानिंग ही नहीं अच्छे से करोगे तो बाकी के फंक्शंस आप अच्छे से नहीं कर सकते। नेक्स्ट 10वां पॉइंट बोलता है प्रमोट इनोवेटिव आइडियाज। तो प्लानिंग की वजह से ही इनोवेटिव आइडियाज आपके दिमाग में आते हैं। आपने प्लानिंग किया तो प्लानिंग के टाइम पे सब जन बैठेंगे, जितने भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रहेंगे, इंपॉर्टेंट की मैनेजर पर्सनल्स रहेंगे, और वो लोग क्या करेंगे? डिसाइड करेंगे कि क्या आइडिया लेके आना है। और सब किसी ना किसी के दिमाग में कुछ ना कुछ क्रिटिकल आइडिया आएगा, उसमें से जो बेस्ट होगा वो हम अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या देख लो, पहले पॉइंट में लिखा है इनकरेज द क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग को इनकरेज करता है। फिर उसके बाद क्रिएट इन डिसीजन मेकिंग, क्रिएटिविटी इन डिसीजन मेकिंग। फिर
इनोवेटिव प्लान्स को लेके आने के लिए हेल्प करता है, हेल्प ऑर्गेनाइजेशन टू ग्रो एंड अडॉप्ट द चेंजेस, और लास्ट में बोलता है लीड्स टू लॉन्ग टर्म सक्सेस, ठीक है, लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए वो हेल्प करता है। चलो, जैसे कि मैंने बताया था, हर एक क्वेश्चन के एंड में आपको कंक्लूजन लिखना है, एग्जामिनर के दिमाग में अच्छा इंपैक्ट पड़ता है, तो कंक्लूजन कैसे लिखना है देख लो। प्लानिंग इज द फाउंडेशन ऑफ द मैनेजमेंट। तो प्लानिंग क्या है? फाउंडेशन है किसी भी मैनेजमेंट का। अच्छे से प्लानिंग करोगे तो बिल्डिंग अच्छे से बनेगी, तो फाउंडेशन है एक मैनेजमेंट का। इट रिड्यूस द अनसर्टेनिटी, प्रोवाइड डायरेक्शन एंड इंश्योर सिस्टमैटिक अचीवमेंट ऑफ द गोल। ये सिस्टमैटिक तरीके से गोल को अचीव करने के लिए हेल्प करता है। इन शॉर्ट, प्लानिंग इज द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर द सर्वाइवल, ग्रोथ, सक्सेस ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस के लिए, ग्रोथ के लिए, सर्वाइवल के लिए प्लानिंग काम करता है। तो पहला हो गया ये प्लानिंग, उसका मीनिंग, इंपॉर्टेंट, डेफिनेशन, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता, चलिए सेकंड फंक्शन स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है ऑर्गेनाइजिंग। तो यहाँ पे हम लोग मीनिंग, डेफिनेशन, इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग करने वाले हैं। तो ऑर्गेनाइजिंग क्या है? मीनिंग में पहला पॉइंट बोलता है ऑर्गेनाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग टुगेदर रिसोर्सेस को साथ में लाने की बात होगी यहाँ पे। कौन से रिसोर्सेस? 5M। कौन से रिसोर्सेस? 5M। मैन, मनी, मटेरियल, मशीनरी एंड मेथड। 5M कौन से? मैन, मनी, मटेरियल, मशीनरी एंड मेथड। मैन मतलब इंसान, मनी मतलब पैसा, मटेरियल मतलब सामान, मशीन मतलब मशीन मतलब मशीन, और मेथड मतलब तरीके, ठीक है। इनको एक साथ लाके जब अपने टारगेट को अचीव करने के लिए हम लोग काम करेंगे तो वो ऑर्गेनाइजिंग का पार्ट हो जाएगा। सेकंड पॉइंट बोलता है हम लोगों को कि इट इन्वॉल्व द ग्रुपिंग एंड अरेंजिंग एक्टिविटीज टू अचीव ऑब्जेक्टिव। यहाँ पे क्या किया जाता है? ग्रुपिंग किया जाता है एंड अरेंज किया जाता है एक्टिविटीज को, ताकि हम अपने टारगेट को, अपने ऑब्जेक्टिव को अच्छे तरीके से अचीव कर पाए। तीसरा पॉइंट बोलता है वाइल प्लानिंग डिसाइड व्हाट इज टू बी डन। प्लानिंग में हम लोगों ने क्या पढ़ा? व्हाट इज टू बी डन। व्हाट इज टू बी डन, क्या किया जाएगा। वही ऑर्गेनाइजिंग बोलता है हाउ इट विल बी डन, कैसे किया जाएगा। व्हाट इज टू बी डन, क्या किया जाएगा, कैसे किया जाएगा। तो प्लानिंग बोलता है क्या किया जाएगा, ऑर्गेनाइजिंग बोलता है कैसे किया जाएगा, ठीक है। और फोर्थ पॉइंट में बोलता है इट एस्टैब्लिश स्ट्रक्चर, अथॉरिटी एंड कोऑर्डिनेशन अमॉन्ग द पीपल्स एंड डिपार्टमेंट्स। ये क्या करता है? एस्टैब्लिश करता है एक स्ट्रक्चर, जिससे क्या होगा? कोऑर्डिनेशन हो पीपल्स एंड डिपार्टमेंट्स के बीच में। तो ये हो गया मीनिंग। डेफिनेशन पे आते हैं, बहुत सारे डेफिनेशन थे, इजी वाला डेफिनेशन लिया, मूनी एंड रेली वाला। क्या बोलते हैं ये? ऑर्गेनाइजिंग इज द फॉर्म ऑफ एवरी ह्यूमन एसोसिएशन फॉर द अटेनमेंट ऑफ अ कॉमन पर्पस। तो ऑर्गेनाइजिंग ये क्या बोलते हैं? एक वर्ड से है ऑर्गेनाइजेशन, आपको भी पता है। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है? ह्यूमन एसोसिएशन, लोगों का एसोसिएशन, इंसानों का एसोसिएशन, लेकिन कौन सा? जो एक कॉमन गोल के लिए काम कर रहे हैं, एक कॉमन पर्पस के लिए काम कर रहे हैं। आप अलग चीज के लिए काम कर रहे हो, मैं अलग चीज के लिए काम कर रहा हूं, तो वो ऑर्गेनाइजिंग नहीं है। आप भी 90% मार्क्स के लिए पढ़ाई कर रहे हो, मैं 90% मार्क्स दिलाने के लिए पढ़ाई करवा रहा हूं, तो ये ऑर्गेनाइजिंग का पार्ट है। तो कॉमन एक गोल के ऊपर जब बहुत सारे लोग काम करते हैं वो ऑर्गेनाइजिंग होता है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंस पे आते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट होता है फैसिलिटेट एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज ऑपरेशन। फैसिलिटेट एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज ऑपरेशन। तो इसके अंदर पहला पॉइंट बोलता है ऑर्गेनाइजिंग आइडेंटिफाई द ग्रुप एक्टिविटीज साइमल्टेनियसली। ग्रुप के जो एक्टिविटीज है, कौन सा ग्रुप क्या काम करेगा, ये साइमल्टेनियसली डिसाइड करता है, आइडेंटिफाई करता है और उसके ऊपर काम करना स्टार्ट करता है। अब आगे बोलता है एडमिनिस्ट्रेशन असाइन टास्क व्हाइल द ऑपरेशन एग्जीक्यूट देम। तो एडमिनिस्ट्रेशन किसका पार्ट है? एडमिनिस्ट्रेशन क्या करता है? एडमिनिस्ट्रेशन करता है टास्क को असाइन करता है कि कौन क्या काम करेगा, वो जो ऑपरेशन है वो एग्जीक्यूट करवाता है, ये काम करो, ठीक है। थर्ड बोलता है लीड्स टू हाई प्रोडक्शन, रिड्यूस वेस्टेज और इफेक्टिव डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। इससे क्या होगा? प्रोडक्शन ज्यादा होगा, वेस्टेज कम होगा। पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट पे आता है। सेकंड पॉइंट में बोलता है ब्रिंग स्पेशलाइजेशन, डिवीजन ऑफ वर्क इनटू अ यूनिट एंड द डिपार्टमेंट इंश्योर द एक्सपर्टाइज। जब आप काम लोगों के बीच में बांटोगे तो जो जिस काम के अंदर एक्सपर्ट है आप उसको वो काम देने वाले हो। इससे होगा क्या? एम्प्लॉय फोकस ऑन स्पेसिफिक टास्क। एम्प्लॉय एक ही टास्क के ऊपर ध्यान देगा, जिससे क्या होगा? एफिशिएंसी बढ़ेगा और प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगा। तो ब्रिंग स्पेशलाइजेशन, जो जिस काम में माहिर है उसको वो काम दे दो। ऑर्गेनाइजिंग डिफाइन जॉब प्रॉपरली। तो ऑर्गेनाइजिंग में क्या होता है? जॉब प्रॉपरली डिसाइड हो जाता है कि कौन क्या काम करने वाला है एक अच्छे तरीके से। तो नेक्स्ट टाइम आगे कंफ्यूजन ही नहीं होगा कि ये काम मिस्टर राम करेंगे, वो काम मिस्टर श्याम करेंगे। क्लियरिटी है यहाँ पे। तो यहाँ पे पहला पॉइंट बोलता है इंश्योर द राइट पर्सन इज प्लेस ऑन द राइट जॉब। राइट पर्सन राइट जॉब पे आ गया। रोल्स आर क्लेरिफाइड अकॉर्डिंग टू द क्वालिफिकेशन, स्किल एंड एक्सपीरियंस। जिसका जितना क्वालिफिकेशन है, जिसका जितना स्किल है, जिसका जितना एक्सपीरियंस है, उसके हिसाब से रोल डिसाइड हो जाएंगे। और लास्ट में बोलता है अवॉइड कंफ्यूजन एंड इंप्रूव अकाउंटेबिलिटी। कंफ्यूजन खत्म हो जाता है जब
काम डिसाइड नहीं होता ना, तो ये काम तुम भी करो, वो प्रॉब्लम ही खत्म हो जाता है। कौन करता है? ये ऑर्गेनाइजिंग करता है। 4 पॉइंट बोलता है क्लेरिफाई अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये क्या करता है? ऑर्गेनाइजिंग अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी भी क्लियरफाई करने के लिए हेल्प करता है। बोलता है स्टैब्लिश क्लियर अथॉरिटी रिलेशनशिप एंड द डेलीगेशन ऑफ पावर। सेकंड बोलता है प्रिवेंट्स मिसयूज ऑफ अथॉरिटी एंड इंश्योर एफिशिएंसी इन मैनेजरियल वर्क। मिसयूज होना, कोई अपने पावर का गलत इस्तेमाल तो नहीं कर रहा है, उससे भी ये क्या करता है? बचाव देता है, आपको प्रिवेंट करता है। लास्ट बोलता है इंप्रूव डिसिप्लिन एंड प्रोडक्टिविटी। अथॉरिटी जो ऑर्गेनाइजिंग जो है वो आपके कंपनी में डिसिप्लिन मेंटेन करने में हेल्प करता है। चौथा पॉइंट हो गया। पांचवा पॉइंट बोलता है आप लोगों को स्टैब्लिश कोऑर्डिनेशन। क्या बोलता है? क्रिएट अ क्लियर रिलेशनशिप अमॉन्ग द डिपार्टमेंट एंड द पोजीशंस। ऑर्गेनाइजिंग क्या करता है? दो डिपार्टमेंट के बीच में क्या रिलेशनशिप है उसको क्लेरिफाई करता है, और दो पोजीशन के बीच में, मैनेजर और एम्प्लॉय के बीच में क्या रिलेशन है, उसके लिए भी ये हेल्प करता है। सेकंड पॉइंट बोलता है प्रमोट कॉपरेशन एंड द सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन द मैनेजर एंड एम्प्लॉय। दो व्यक्ति हैं, उनके बीच में कॉपरेशन करना। मैनेजर और एम्प्लॉय हमेशा झगड़ा होता रहता है, बॉस ने ज़्यादा काम दे दिया मेरे को, तो कॉपरेट कैसे होगा? जब काम अच्छे तरीके से होगा कॉपरेशन भी होगा। तो सिंक्रोनाइज करवाना, वो जो बोल रहा है वो मुझको समझ में आ रहा है, इसके लिए भी कौन हेल्प करता है? ये ऑर्गेनाइजिंग हेल्प करता है। लास्ट बोलता है इंश्योर स्मूथ फंक्शनिंग। जब दोनों के बीच में कॉपरेशन होगा, सिंक्रोनाइजेशन होगा बॉस और एम्प्लॉय के बीच में, तो सीधी सी बात है ऑर्गेनाइजेशन अपना फंक्शन स्मूथ करेगा, अच्छे तरीके से काम करेगा। नेक्स्ट बोलता है हेल्प इन इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन मतलब डे टू डे एक्टिविटीज। तो अगर ऑर्गेनाइजिंग आप अच्छे से करोगे तो डे टू डे जो एक्टिविटीज है आपकी कंपनी की, आप वो अच्छे तरीके से कर सकते हो। तो पहला देखो क्या बोल रहा है, डिफाइन अ पोजीशन। पहले तो इसके अंदर क्या हो जाएगा? डिफाइन कर देगा पोजीशन को, डिपार्टमेंट एंड रोल, कि मिस्टर राम ए डिपार्टमेंट क्या है, मिस्टर श्याम फाइनेंस डिपार्टमेंट क्या है, रोल डिफाइन हो गया। फिर बोलता है डिवीजन ऑफ वर्क एंड डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मेक एडमिनिस्ट्रेशन एफिशिएंसी। डिवीजन ऑफ वर्क हो जाएगा, लोगों के बीच में काम बढ़ जाएगा, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी हो जाएगा, ये काम तुम करोगे अच्छे तरीके से करो तो एडमिनिस्ट्रेशन एफिशिएंसी आएगा। आगे बोलता है इंश्योर इफेक्टिव कंट्रोल एंड स्मूथ फंक्शनिंग। इससे भी क्या होगा? स्मूथ फंक्शनिंग होगा आपके कंपनी का। ठीक है। सातवां पॉइंट बोलता है हेल्प फॉर ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन। ग्रोथ मतलब क्या? कंपनी को बढ़ाना, और डाइवर्सिफिकेशन मतलब कंपनी को फैलाना। एक कंपनी है 100 करोड़ का प्रॉफिट करती है, 500 करोड़ का प्रॉफिट करेगी, क्या है वो? ग्रोथ। वही एक कंपनी का एक ब्रांच है लेकिन आके जाके 50 ब्रांच हो जाएगा, वो क्या है? डाइवर्सिफिकेशन। या फिर एक कंपनी सिर्फ एक प्रोडक्ट बेचती थी, आज के टाइम पे 100 अलग अलग प्रोडक्ट बेचती है, वो क्या है? डाइवर्सिफिकेशन, फैलाना। ठीक है। तो क्या बोलता है? हेल्प फॉर ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन। अगर आपकी कंपनी में ऑर्गेनाइजिंग अच्छे से होगा तो ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन होगा। यहाँ पे बोलता है अ वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर्ड सपोर्ट एक्सपांशन एंड न्यू एक्टिविटीज। तो जहां पे वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर होगा वहां पे एक्सपांशन होगा। सेकंड बोलता है कॉपरेशन एंड एफिशिएंसी हेल्प ऑर्गेनाइजेशन ग्रो एंड डाइवर्सिफाई। अगर आपके कंपनी के बीच में कॉपरेशन है, लोगों के बीच में कोऑर्डिनेशन है तो आपका कंपनी क्या करेगा? ग्रो करेगा एंड डाइवर्सिफाई करेगा। आठवां पॉइंट क्रिएट अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी। क्लैरिफाई ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अमॉन्ग द एम्प्लॉयज। ऑर्गेनाइजिंग की वजह से लोगों को अपनी ड्यूटीज का पता होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी का पता होगा। प्रोवाइड मेंटल सेटिस्फैक्शन एंड जॉब सिक्योरिटी। अगर आपको अपनी ड्यूटी पता है, आप अपना काम अच्छे से करोगे तो कोई डर नहीं रहेगा ना कि भाई कोई जॉब से निकाल तो ना नहीं देगा, ये डर भी हट जाएगा। बिल्ड कॉन्फिडेंस। इससे क्या होगा? कॉन्फिडेंस बनेगा आपके बीच में और आप क्या करोगे? अच्छे से काम कर पाओगे। चलो नेक्स्ट बोलता है 9th वाला पॉइंट स्कोप फॉर इनोवेशन। अगर आपको अच्छे से काम करने का मौका मिलेगा तो आप तो इनोवेशन, नए नए आइडियाज़ आएंगे और आप अपने बॉस से बताओगे, और नए आइडिया में से क्या पता एक बहुत अच्छा आइडिया हो, और वो अच्छे आइडिया को हम लोग इंप्लीमेंट करके प्रॉफिट ज़्यादा कमाएंगे, आपको भी कुछ ना कुछ मिलेगा। तो स्कोप फॉर इनोवेशन यहाँ पे क्या बोलता है? क्लियर रोल्स अलाउ एम्प्लॉयज़ टू यूज़ न्यू आइडियाज़। आपके पास रोल क्लियर है ना, तो आप अपने रोल के हिसाब से नए नए आइडिया लेके आओगे, भाई ये चीज़ और बेटर कर सकते हैं, ये चीज़ और बेटर कर सकते हैं। नेक्स्ट बोलता है इनकरेज मैनेजर टू डेवलप टैलेंट एंड द अडॉप्ट अ न्यू मेथड। मैनेजर्स को भी हेल्प करता है कि एम्प्लॉयज़ नया आइडिया लेके आएगा तो कुछ नया टैलेंट मिल गया, उनको नया मेथड मिल गया, दोनों को हेल्प होता है। लास्ट बोलता है प्रमोट इनोवेशन एंड द अडेप्टेबिलिटी इन द ऑर्गेनाइजेशन। इनोवेशन को प्रमोट करता है ऑर्गेनाइजिंग हमारा। लास्ट है हेल्प इन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। सेम जो हमने ऊपर पढ़ा वही है कि क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग अच्छे से होगा तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होगा। ठीक है। बड़ा क्वेश्चन आएगा ये, तो कंक्लूजन लिखना याद रखना, कंक्लूजन भूलना नहीं है। यहाँ पे मैंने एक कंक्लूजन दिया, आप इसको थोड़ा सा चेंज करके अपने ओन वर्ड्स में भी लिख सकते हो, लेकिन इजी दिया मैंने। क्या बोलता है? ऑर्गेनाइजिंग इज द बैकबोन ऑफ द एग्जीक्यूशन। बैकबोन है ये। ठीक है। आगे बोलता है इट क्रिएट अ क्लियर स्ट्रक्चर ऑफ अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कोऑर्डिनेशन। ये क्या करता है? क्लियर स्ट्रक्चर बनाता है कि क्या अथॉरिटी है आपकी, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कहाँ पे कोऑर्डिनेट करना है। बाय डिफाइनिंग जॉब्स। कैसे करेगा भाई? जॉब डिफाइन कर देगा, तुमको ये काम करना है, तुमको वो काम करना है।
प्रमोट स्पेशलाइजेशन, जो जिस काम में अच्छा है उसको वो काम दे देगा। एंड इंश्योरिंग ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज, ऑर्गेनाइजिंग क्या इंश्योर करेगा, ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज हो। ऑर्गेनाइज आगे बोलता है ऑर्गेनाइजिंग हेल्प ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन स्मूथली एंड एक्सपांड इफिशिएंटली। तो ऑर्गेनाइजिंग किसके लिए हेल्प करेगा आपको, जो फंक्शन है आपका ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन उसको अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट करने के लिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका ऑर्गेनाइजिंग। तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन, मीनिंग डेफिनेशन इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। फिर से ऑर्गेनाइजिंग आया, सॉरी ये यहाँ पे टाइपोग्राफिकल एरर हुआ है, ये स्टाफिंग है आपका, स्टाफिंग, ठीक है, ये स्टाफिंग है, ठीक है, याद रखना स्टाफिंग। चलो आगे बढ़ते हैं। स्टाफिंग का मीनिंग क्या बता रहा है हम लोगों को, स्टाफिंग का मीनिंग बता रहा है स्टाफिंग इज द फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिंग प्लान एंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। स्टाफिंग क्या एक फंक्शन है जिसके अंदर क्या होता है, एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान। अभी आपने ऊपर से दोनों फंक्शन के अंदर प्लान बनाया और सोचा कि कैसे करेंगे, अब यहाँ पे एक्चुअल में कैसे किया जाएगा वो बात होगी, ठीक है। सेकेंड पॉइंट बोलता है इट इन्वॉल्व अट्रैक्टिंग, रिक्रूटिंग, सेलेक्टिंग, प्लेसिंग, अप्राइजिंग, रेम्यूनरेटिंग, डेवलपिंग एंड रिटेनिंग द वर्कफोर्स। एम्प्लॉयज़ की बात हो रही है यहाँ पे। आप अट्रैक्ट करोगे एम्प्लॉयज़ को, रिक्रूट करोगे एम्प्लॉयज़ को, सेलेक्ट करोगे 50 में से कौन से अच्छे एम्प्लॉयज़ उनको सेलेक्ट करो, प्लेस करोगे कौन किस डिपार्टमेंट में जाने वाला, उनका अप्राइजल करोगे आप लोग, रेम्यूनरेशन दोगे, उसको सैलरी दोगे, उसके डेवलपमेंट के लिए काम करोगे। कहाँ पे होगा ये, स्टाफिंग के अंदर होगा। थर्ड बोलता है फोकस ऑन द मैनेजिंग ह्यूमन रिसोर्स रेदर देन द मटेरियल एंड फाइनेंशियल रिसोर्स। तो ये जो स्टाफिंग है ये ह्यूमन रिसोर्स की बात करता है बच्चों, याद रखना। ये किसकी बात करता है, ह्यूमन रिसोर्स की, ये मटेरियल और फाइनेंस की, पैसे की बात नहीं करता। फोर्थ पॉइंट बोलता है इंश्योर द प्रिंसिपल ऑफ राइट पर्सन एट द राइट जॉब विद द राइट पे। तो स्टाफिंग का जो मेन फंडा है वो ये याद रखना, राइट पर्सन एट द राइट जॉब विद द राइट पे। राइट पर्सन, राइट जॉब, राइट पे, सही आदमी सही काम पे सही सैलरी के साथ होना चाहिए, ये इंश्योर करता है आपका स्टाफिंग। नेक्स्ट बोलता है अराइज ड्यू टू प्रमोशन, ट्रांसफर, एक्सपांशन, रिटायरमेंट, रेजिग्नेशन और वैकेंसीज इन द ऑर्गेनाइजेशन। स्टाफिंग क्यों आता है भाई, कोई छोड़ के जा रहा है, कोई प्रमोट हो रहा है, किसी का ट्रांसफ़र हो रहा है, कोई रिटायर हो जा रहा है, तो नया बंदा लाने पड़ेगा ना, तो नया बंदा लाना पड़ेगा, तो आपका स्टाफिंग आ जाएगा पिक्चर में, ठीक है। डेफिनेशन पे आते हैं। डेफिनेशन भी बहुत सारे थे, सबसे सिंपल वाला लिया हूँ थियो हैमन का, ठीक है। थियो हैमन क्या बोलते हैं, द स्टाफिंग फंक्शन परटेन्स टू अ रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, डेवलपमेंट, ट्रेनिंग एंड कंपनसेशन ऑफ सबऑर्डिनेट मैनेजर्स। तो ये बोलते हैं कि एक फंक्शन है, परटेन करता है, परटेन करता है मतलब क्या क्या चीज़ें के ऊपर ध्यान देता है। रिक्रूटमेंट, रिक्रूटमेंट करना मतलब किसी को लेके आना कंपनी में, रिक्रूटमेंट। सिलेक्शन, अब लेके तो आ गए, उसमें से सेलेक्ट करो 10 जनों में से कोई एक जन को, अब जिसको सेलेक्ट किया उसका डेवलपमेंट करो। अब डेवलपमेंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, काम सिखाना पड़ेगा, ट्रेनिंग कर लो, ट्रेनिंग करो और साथ ही साथ उसको कंपनसेशन दो, किसको, सबऑर्डिनेट मैनेजर्स को। मैनेजर्स के मतलब यहाँ पे एम्प्लॉयज से, ठीक है। तो ये एकदम सिंपल डेफिनेशन था थियो हैमन का। अब स्टाफिंग के इंपॉर्टेंस दिए हुए, सबसे पहला इफेक्टिव मैनेजरियल फंक्शन। क्या बोलता है, स्टाफिंग इंश्योर द इफेक्टिव परफॉर्मेंस ऑफ द अदर फंक्शन लाइक प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। अगर आपने स्टाफिंग फंक्शन के हिसाब से अच्छे स्टाफ का सिलेक्शन कर लिया तो बाकी के फंक्शन अच्छे से ही होने वाले आपके। इफेक्टिव मैनेजरियल फंक्शन, ठीक है। अच्छे मैनेजर आएंगे तो कंपनी अच्छे से मैनेज होगा। आगे बोलता है कॉम्पिटेंट वर्कफोर्स स्ट्रेंथ्स, यहाँ पे पढ़ रहा हूँ मैं, कॉम्पिटेंट वर्कफोर्स strengthens all the functions area such as the production, sales and the finance। तो अच्छे मैनेजर्स आएंगे तो सब डिपार्टमेंट को ताकतवर बनवाएंगे, ताकतवर बनाएंगे। क्यों, वेस्टेजेस कम करवाएंगे। कौन सा, जैसे कि एग्जांपल दिया, प्रोडक्शन, सेल एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट, ठीक है। सेकंड बोलता है लीड्स टू इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। तो यहाँ पे अगर आपका स्टाफिंग अच्छे से होगा तो आपका जो ह्यूमन रिसोर्सेज है उसमें वेस्टेज नहीं होगा, क्योंकि अच्छे लोग आ रहे हैं ना कंपनी में, तो काम भी अच्छे से करेंगे। तो यहाँ पे क्या बोलता है, प्रॉपर रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट एंड ट्रेनिंग, अवॉइड द एक्सेसिव वर्कलोड। किसी के ऊपर ज़्यादा काम, किसी के ऊपर कम काम, ये चीज़ नहीं होने वाला। आगे बोलता है इंश्योर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन या ऑप्टिमम यूज ऑफ वर्कफोर्स। वर्कफोर्स मतलब आपके एम्प्लॉयज़, ठीक है। थर्ड बोलता है बिल्ड कोऑर्डिनेशन कार्डियल रिलेशनशिप, कार्डियल कुछ लोग बोलते हैं, बिल्ड्स कार्डियल रिलेशनशिप। ये क्या होता है, बोलता है प्रमोट्स हेल्दी रिलेशनशिप अमॉन्ग द एम्प्लॉयज़ एट ऑल लेवल।
कार्डियल रिलेशनशिप मतलब क्या, अच्छा मतलब जब सब जन अच्छे इंप्लॉयज है तो अच्छी तरीके की बातें करेंगे। अब इसके अंदर कुछ अच्छा इंप्लॉई है, कुछ ऐसे हैं जो काम चोरी करते रहते हैं, तो अच्छा रिलेशनशिप नहीं बनने वाला, अच्छा इन्वायरमेंट नहीं बनने वाला। तो आप सब अच्छे इंप्लॉयज को रखो, ऑर्गेनाइजेशन में इन्वायरमेंट भी अच्छा बनेगा। तो यही बोल रहा था, प्रमोट्स हेल्दी रिलेशनशिप अमॉन्ग द इंप्लॉयज एट ऑल लेवल। ठीक है, आगे बोलता है स्मूथ ह्यूमन रिलेशनशिप इंप्रूव द कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन इन द मैनेजरल एफर्ट्स। ठीक है, कोऑर्डिनेशन अच्छे से बनेगा। फोर्थ पॉइंट में बोलता है हेल्प ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। अगर स्टाफिंग आप अच्छे से करोगे तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए हेल्प करेगा। ट्रेन एंड डेवलप एम्प्लॉयज, यहां पे पढ़ रहा हूं, ट्रेन एंड डेवलप एम्प्लॉयज को ट्रेन करो, डेवलप करो। इनक्लूकेटिंग ऑर्गेनाइजेशन कल्चर्स, आप क्या करो, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर को अच्छा बनाओ। आगे बोलता है स्किल्ड वर्कफोर्स इंश्योर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द मैनेजरियल एस्पेक्ट। ठीक है, स्किल्ड वर्कफोर्स रहेगा तो स्मूथ फंक्शनिंग होगा आपका। तो हेल्प इन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। पांचवा पॉइंट पे आता है, पांचवा पॉइंट बोलता है हेल्प इन इफेक्टिव यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड अदर रिसोर्सेज। अगर इंप्लॉई अच्छे रहेंगे तो टेक्नोलॉजी भी तो अच्छे तरीके से यूज़ करेंगे। इंप्लॉई गधा है तो क्या टेक्नोलॉजी का यूज़ करेगा, वो AI यूज़ करना ही नहीं आएगा उसको। देख लेते हैं आगे क्या बोल रहा है यहाँ पे, ट्रेंड एम्प्लॉय कैन हैंडल द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी कैपिटल एंड मटेरियल एफिशिएंटली। जो पढ़ा लिखा एम्प्लॉय रहेगा नई टेक्नोलॉजी को अच्छे से उस पर काम कर पाएगा। आगे बोलता है इंप्रूव प्रोडक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ बोथ क्वालिटी एंड क्वांटिटी। अगर पढ़ा लिखा एम्प्लॉय है, अच्छा एम्प्लॉय है, स्टाफिंग अच्छे से हुई है आपकी, तो क्वालिटी भी अच्छी बन के आएगी और प्रोडक्टिविटी भी अच्छे से निकलेगी, क्वांटिटी भी अच्छे से निकलेगी। ठीक है, नेक्स्ट सिक्स्थ पॉइंट बोलता है इंप्रूव एफिशिएंसी। अगर आपने स्टाफिंग अच्छे से किया, अच्छे पर्सन आपकी कंपनी में आएंगे ना, तो एफिशिएंसी क्या होगी कंपनी की, इंप्रूव होगी। वही बोल रहा है प्रॉपर सिलेक्शन ब्रिंग क्वालिटी इंप्लॉयज, अच्छे इंप्लॉयज को आप लेके आओगे। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इनहांस परफॉर्मेंस लेवल एंड द ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंसी। आप ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट दो उनको अच्छे से, वो और निखर के आएंगे। ठीक है, सातवां पॉइंट बोलता है लॉन्ग टर्म इफेक्ट। तो आप अच्छे इंप्लॉय लेके आओगे तो कंपनी छोड़ के जाएंगे नहीं। आज के टाइम पे एक कल्चर निकला हुआ है, कुछ लोग आते हैं कंपनी में 4-5 महीना काम करेंगे, यहाँ पे सैलरी बढ़वा के आए थे, अब आगे भाग जाएंगे नेक्स्ट सैलरी बढ़वाने के लिए। ठीक है, कुछ लोग करते हैं ये चीज़, लेकिन आप जब अच्छे इंप्लॉय लाओगे तो कंपनी में सस्टेन करेंगे, लंबे समय तक काम करेंगे। उससे क्या होगा, आपको ही प्रॉफिट होने वाला है। तो लॉन्ग टर्म एफर्ट्स। आठवां एसेंशियल कॉन्ट्रीब्यूशन, क्या बोलता है इंश्योर कंटिन्यूटी एंड ग्रोथ बाय द प्रिपेयरिंग एम्प्लॉय फॉर द फ्यूचर चैलेंजेस। स्टाफिंग के मदद से ही आप क्या करते हो, एम्प्लॉयज़ को फ्यूचर चैलेंजेस के लिए परिपक्व बनाते हो, एकदम अच्छे तरीके से उनको तैयार कर देते हो आप लोग। ठीक है, नौवां पॉइंट बोलता है प्रोवाइड जॉब सेटिस्फैक्शन। अगर एम्प्लॉयज़ अच्छे हैं, सैलरी भी अच्छी मिल रही है, वर्किंग कंडीशन भी अच्छा है, तो एम्प्लॉय क्या होगा, सेटिस्फाई होगा ना, और कंपनी छोड़ के जाएगा नहीं। तो यहाँ पे क्या बोलता है एडिक्वेट रेम्यूनरेशन, अच्छा रेम्यूनरेशन दो, इंसेंटिव दो, ट्रेनिंग दो, मोटिवेशन करो, एम्प्लॉय छोड़ के नहीं जाएगा। आगे बोलता है जॉब सिक्योरिटी मिलेगी उसको, फेयर ट्रीटमेंट मिलेगा, उसका मोरल इंक्रीज होगा और वो सेटिस्फाई होगा। क्लियर है, वो सेटिस्फाई होगा। कोई भी आदमी किसी भी कंपनी में सेटिस्फाई रहेगा तो वो उसको छोड़ के जाने वाला नहीं है। चलो नेक्स्ट पॉइंट बोलता है मेंटेन हार्मोनी। फिर से वही पॉइंट ऊपर पढ़ा था हमने, हार्मनी। ठीक है, अच्छे तरीके से तो मेंटेन हार्मनी होती है अगर स्टाफिंग अच्छे से हुआ। रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, अप्राइजल, प्रमोशन आर द बेस्ड ऑन मेरिट। मेरिट मतलब जो जिस चीज़ के लिए लायक है उसको वो चीज़ दो, अगर लायक नहीं है तो उसको मत दो। ठीक है, तो इससे क्या होगा, हार्मनी मेंटेन होगा। आगे बोलता है ट्रांसपेरेंट क्राइटेरिया ब्रिंग पीस, फेयरनेस एंड हार्मोनी इन द ऑर्गेनाइजेशन। ट्रांसपेरेंट होना चाहिए भाई, कि कोई फाइनेंस डिपार्टमेंट में आ रहा है तो वो CA CM में होना चाहिए। ठीक है, आपने फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर आपकी कंपनी है, उसमें मैनेजर पोजीशन के लिए आपको CA CM में रखना है, लेकिन नहीं मेरे भाई हैं, एक मेरे भाई हैं वो सिर्फ BCom पढ़े हुए हैं, मैं उनको मैनेजर पोजीशन पे रख दूंगा, हार्मोनी नहीं मेंटेन होगी। तो यहाँ पे क्या करना है, ट्रांसपेरेंसी रखना है, जो जिस चीज़ के लिए कैपेबल है उसको वो चीज़ दो। ठीक है, तो यहाँ पे होते हैं आपके फंक्शंस खत्म, 10 फंक्शंस थे। कंक्लूजन पे आते हैं। कंक्लूजन क्या बोलता है, स्टाफिंग इज द बैकबोन ऑफ द मैनेजमेंट। सेम वही ऊपर वाले मैंने लिख दिया है। ठीक है, स्टाफिंग इज द बैकबोन ऑफ द मैनेजमेंट एज इट डिफाइंस विद द ह्यूमन एलिमेंट। ये ह्यूमन एलिमेंट से रिलेटेड है ना, ह्यूमन से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए बैकबोन है। अगर कंपनी में इंसान ही नहीं होंगे काम करने के लिए तो कंपनी चलेगी ही नहीं। ठीक है, आगे बोलता है बाय इंश्योरिंग द राइट पर्सन इज placed at the right job with the right pay, staffing built efficiency, harmony and job satisfaction। सही व्यक्ति सही जगह पे सही सैलरी के साथ में है, उससे स्टाफिंग क्या करता है, स्टाफिंग बिल्ड करता है एफिशिएंसी, हार्मोनी, एफिशिएंसी बिल्ड करता है, हार्मनी बिल्ड करता है और जॉब सेटिस्फैक्शन बिल्ड करता है। ठीक है, इन शॉर्ट इट इज इसेंशियल फॉर द
सर्वाइवल, ग्रोथ एंड सक्सेस ऑफ द एवरी ऑर्गेनाइजेशन। तो प्रॉपर स्टाफिंग हर एक ऑर्गेनाइजेशन के ग्रोथ के लिए, सर्वाइवल के लिए, सक्सेस के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्लियर है? तो यहाँ पे हम लोग अपना पहला पार्ट खत्म करते हैं, जल्दी दूसरे पार्ट का वीडियो आपको मिलेगा। तो एक बार फटाफट रिवाइज करवा देता हूँ मैं आप लोगों को। यहाँ पे हमने क्या क्या पढ़ा है बच्चों। सबसे पहले हमने प्लानिंग पढ़ा। प्लानिंग के अंदर कौन से फंक्शन थे? प्लानिंग के अंदर था हेल्प टू सेट अ क्लियर ऑब्जेक्टिव, दूसरा था प्रोवाइड पाथ फॉर एक्शन, तीसरा था इंप्रूव परफॉर्मेंस, चौथा था मिनिमाइज रिस्क, पांचवा था लीड टू ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, छठवा था हेल्प इन डिसीजन मेकिंग, सातवां था हमारा सेट स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग, आठवां था फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्टिविटीज, नौवां था सपोर्ट अदर मैनेजरियल फंक्शन और लास्ट था प्रमोट इनोवेटिव आइडियाज। ठीक है, ये प्लानिंग में हो गया। ऑर्गेनाइजिंग के अंदर हम लोगों ने पढ़ा फैसिलिटेट एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज ऑपरेशन, दूसरा है ब्रिंग स्पेशलाइजेशन, डिफाइन जॉब प्रॉपरली, चौथा है क्लैरिफाई अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, पांचवा स्टैब्लिश कोऑर्डिनेशन, छठवा हेल्प फॉर इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, सातवां हेल्प फॉर ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन, आठवां क्रिएट सेंस ऑफ सिक्योरिटी, नौवां स्कोप फॉर इनोवेशन, दसवां हेल्प इन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। लास्ट हम लोगों ने यहाँ पे टाइपिंग एरर था, ये ऑर्गेनाइजिंग नहीं, ये स्टाफिंग हमने पढ़ा हुआ है। स्टाफिंग के फंक्शंस क्या है? पहला इफेक्टिव मैनेजरियल फंक्शन है, दूसरा लीड्स टू यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज है, ऑप्टिमम या इफेक्टिव। फिर बोलता है बिल्ड कार्डियल रिलेशनशिप, फिर उसके बाद हेल्प ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, फिर उसके बाद पांचवा पॉइंट है हेल्प इन इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड अदर रिसोर्सेज, इंप्रूव एफिशिएंसी, सातवां लॉन्ग टर्म इफेक्ट, आठवां एसेंशियल कंट्रीब्यूशन, नौवां प्रोवाइड जॉब सेटिस्फैक्शन एंड दसवां था मेंटेन हार्मनी। तो ये अपना पहला पार्ट ऑफ फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट यहाँ पे कंप्लीट होता है। सेकेंड पार्ट के लिए वीडियो जल्दी ही आएगा, इसको आप अच्छे से पढ़िए क्योंकि ये चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं बच्चों। और नेक्स्ट वाले वीडियो में मैं आपको इस चैप्टर का क्वेश्चन बैंक दूंगा, तो उस क्वेश्चन बैंक के बेस के ऊपर आप लोग क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, तैयारी करते रहो, एग्जाम को बहुत कम दिन बचे हैं बच्चों। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट।